देखो अब बात एकदम अच्छे से बढ़ाई है ना। देखो सबसे पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। आ जाओ, ये याद नहीं करना है लेकिन समझना है पहले, जो याद करना वो हम बता रहे हैं। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट बनाते, क्या ड्राफ्ट बनाते? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का ड्राफ्ट कौन बनाएगा? तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे ना, ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, उन्होंने बोला ना कि अमेरिका में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना वो इंडिया में हम लाएंगे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डीपली इन्फ्लुएंस बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, बहुत ज्यादा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, पहले ये डिफिनेशन समझ लो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है एक ऐसा लॉ जो कानून तो हो, साथ में फेयर भी हो, रीजनेबल हो, जो आर्टिकल 21 को वायलेट ना। आर्टिकल 21 क्या बोलती है? राइट लाइफ बोलती है ना। तो प्रोसेस लॉ का मतलब वही होता है कि ऐसा लॉ जो तुम्हारे ना तुम्हारे पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर रही है, ना तुम्हारे लाइफ को वायलेट कर रही है, ना तो तुम्हारे लाइफ को वायलेशन नहीं कर, ना तुम्हारे लिबर्टी को वायलेशन कर रही है। मतलब कहने का मतलब अगर कोई लॉ आ रहा, ठीक है, अगर कोई लॉ आ रहा, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, तो वो लॉ इस बेसिस पे होना चाहिए कि वो लॉ फेयर होना चाहिए। फेयर, फेयर का मतलब वो सभी लोगों को फायदा पहुंचा, किसी से उस लॉ से किसी का नुकसान ना हो, एक नंबर। दूसरा, वो लॉ रीजनेबल हो, ठीक है। तीसरा, वो जस्टिकेबल हो। फोर्थ नंबर की वो आर्टिकल 21 में जो लाइफ एंड लिबर्टी लिखा हुआ है ना, उसको वायलेट ना। ड्यू प्रोसेस लॉ का मतलब कि प्रोसेस फॉलो हो रहा नहीं, प्रोसेस फॉलो, अगर आपका लॉ बना है ना तो प्रोसेस फॉलो होना जरूरी। क्या क्या प्रोसेस फॉलो होना है? लॉ जो बना है वो फेयर, रीजनेबल होना चाहिए, रैंडमली आप लॉ मत लिखिए। अब जैसे ऐसा कानून आ गया, कोई भी लड़की बाहर में कोई भी लड़की फटा जींस पहन के अगर बाहर में चल रही, पुलिस ही मार दी, ठीक है, तो ये लॉ क्या? ये रीजनेबल लॉ, और ये लॉ आपको क्या कर रही है? ये आपके लाइफ को छीन रही है। आजकल कानून क्या आया? कानून पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर बोल दिया, जैसे उर्फी जावेद को तुम पहचानती हो, उर्फी जावेद जैसा कपड़ा पहन के बाहर में चली, पुलिस उतार दी, ठीक है, ऐसा लॉ आया। ठीक है, तो ये लॉ बिल्कुल ही अनफेयर होगा, ये लॉ अनरीजनेबल है, और ये आपका आर्टिकल 21 का जो लिबर्टी या राइट को छीना जा रहा है। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर रहा है, ये लॉ जरूर है लेकिन ड्यू प्रोसेस नहीं है, फॉलो नहीं कर, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है ना प्रोसेस फॉलो हो। प्रोसेस क्या फॉलो होना? या सबसे पहले आपका आर्टिकल 1 आपसे ना छीन, आपके आर्टिकल 21 क्या बोलता है? लाइफ एंड लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स क्या बोलता है? लाइफ एंड लिबर्टी। उसके बाद बोल रहा है कि लॉ बने फेयर भी होना चाहिए, रीजनेबल। मेरा मर्जी, हम बाहर में कैसे चले, आपको जानवर है ना, फिर वो तो अनरीजनेबल लॉ उठा, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा यूपी में भी जो है ऐसा कानून लाए थे कि लड़का लड़की चलेगा तो, है ना, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। क्यों? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आपको लिबर्टी छीन रहे हैं, या लिबर्टी अब किसी के साथ भी चले, है ना, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होता। लॉ का मतलब होता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू लॉ। किसी भी पर्सन से ऐसा कानून जो किसी भी पर्सन से लाइफ और लिबर्टी नहीं छीनेगा ना, ऐसा लॉ जो किसी से भी किसी का प्रॉपर्टी लाइफ लिबर्टी नहीं छीनेगा, है ना। और ड्यू प्रोसेस लॉ ऐसी करती है, ड्यू प्रोसेस लॉ क्या करती है? किसी से किसी के लाइफ और लिबर्टी और प्रॉपर्टी नहीं छीनती, ठीक है। मेरी बात सुनो, अम्बेडकर जो थे ना वो चाहते थे कि इंडिया का ड्राफ्ट बने ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस लॉ को डालना चाहते हैं, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? देखो अभी मैं बताऊंगी। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तुम्हें बताई थी कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल का एडवाइजर कौन है? नाम बताओ जल्दी से। बी एन रॉय। कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एडवाइजर कौन है? बी एन रॉय। क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हम लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका लीगल एडवाइजर का नाम है बंगाल नरसिंह रॉय, इसको बी एन रॉय बोला जाता है, ठीक है।
तो जो बी.एन. रॉय है ना, उनको ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि जाइए आप यूएस, और यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उसका नाम है जस्टिस फ्रैंकफर्टर, ठीक है ना, आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए, ये बात आप उनको बोलिए कि क्या हम अपने इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को शामिल कर दें। पी.एन. रॉय जो है ना, पी.एन. रॉय वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, यूएस जाते हैं, और यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट के जज है जिसका नाम है फ्रैंकफर्टर, ये एक प्रोमिनेंट जज है यूएस की सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने पूछा, बी.एन. रॉय पूछते हैं उनसे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है कौन, बी.एन. रॉय कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ये पूछते हैं फ्रैंकफर्टर से, ठीक ना। तो फ्रैंकफर्टर बोलते हैं, स्ट्रांगली एडवाइस देते हैं रॉय को, ड्रॉप द फ्रेज, बिल्कुल भी नहीं, इंडिया में आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लाइए, वो मना कर दिया। फिर उन्हें क्यों मना किया, रीजन बता रहे, मैं वार्न कर रहा हूँ that such a clause, इस तरह का क्लॉज ना लाएं, would give too much power to the judiciary। अगर आप इस तरह का कानून लाइएगा ना, इंडिया अभी अभी आजाद हुआ है, इंडिपेंडेंट नेशन है, और अगर आप इस तरह का कानून लाइएगा ना, सबसे ज्यादा पावर, जब आपका फंडामेंटल राइट वॉलेशन होगा तो जाएगी जुडिशरी पर, फिर जुडिशरी क्या बोल देगी, नॉन वॉलेट है ना, यहाँ तो पावर ज्यादा दिया जाएगा, अगर आता तो पावर किसको ज्यादा मिलेगी, जुडिशरी को मिल जाएगा। उन्होंने बोला, फ्रैंकफर्टर ने बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा गलत मत कीजिए, क्योंकि इंडिया अभी आजाद हुई है ना, इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है, और इससे क्या होगा, अगर आप अपने कंट्री लॉ लाते हैं तो जुडिशरी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, गिव टू मच पावर टू द जुडिशरी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, फिर वो क्या करेगी, पोटेंशियली हिंडर द लेजिस्लेचर एबिलिटी ऑफ सोशल रिफॉर्म इन न्यू इंडिपेंडेंट नेशन। उसके बाद लेजिस्लेचर पे हिंडर करेगी, रुकावट लगाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप इंडिया में सब लॉ नहीं लाए, फ्रैंकफर्टर ने मना कर दिया। जब उन्होंने मना किया ना, तो इंडिया में आया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का डिफिनेशन बहुत ही नैरो है, लॉ में बता रहे, no person shall be deprived of his life, personal liberty, except according to the procedure established by law। मान लो कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और लॉ में बोल दिया, जैसे कि अभी वाला लॉ, योगी क्या बोला था कि कोई भी लड़का लड़की अगर साथ चले तो उसको जेल में डाल देंगे, तो योगी का जो लॉ है ना, वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। क्यों कि योगी का लॉ में सिर्फ पार्लियामेंट के लॉ को इम्पोर्टेंस दिया गया, बस कानून बन, ये नहीं देखा जा रहा कि हम किसी पर्सन का पर्सनल लिबर्टी छीन रहे, हम किसी पर्सन का आर्टिकल 1 को हार्म कर रहे, ठीक है। ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है ना, इसका मतलब क्या है कि लॉ को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, मतलब जो लॉ बना है ना, जो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है ना, वो ज्यादा ना कि तुम्हारा आर्टिकल 21। देखो दोनों डिफरेंट है, ड्यू प्रोसेस लॉ में कौन इंपोर्टेंट बोला, प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या बोला कि आर्टिकल 21 से लाइफ एंड लिबर्टी भी छीन सकते हैं, फेयर होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, है ना, ये बोला। लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में क्या बोला कि हम लोग लॉ को फॉलो करेंगे, अगर लॉ बोल रहा है कि हाँ उसको लड़का लड़की नहीं चलना है तो नहीं चलना है, भले ही उसका आर्टिकल 21 का वायलेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आर्टिकल 21 का डिफिनेशन नैरो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तुम लोग को यहाँ पे क्या याद करना, स्टोरी माइंड में याद रखना कि देख लीजिए तुम लोग को सीन आ जाता है, इसी में लाएंगे, यहाँ पे याद क्या करना है, तो याद यहाँ पे तुमको करना है कि ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इंडिया में है, ठीक है। लेकिन ये इंडिया लिया कहाँ से, इंडिया ने इसको लिया कहाँ से, जापानी कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, इंडिया ने इसको कहाँ से लिया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, रट लो इसको, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है, तो जापान कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जाम में आने का चांस है, ठीक है। उसके बाद वहां पे ऊपर में नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखो यहाँ पे विदाउट लिखा हुआ है, इसको याद करने का तरीका, और यहाँ पे जो तुम्हारा डिफिनेशन है ना, विदाउट नहीं लिखा, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो बस दोनों का डिफिनेशन सेम है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का डिफिनेशन में तुम्हारा क्या है, विदाउट नहीं लिखा हुआ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डिफिनेशन में विदाउट लिखा हुआ, बस इतना ही फर्क, ठीक है। बाकी तुमको यहाँ पे एक चीज याद करना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सॉरी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इंडिया ने कहाँ से लिया था, जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। अब आ जाओ यहाँ पे,
नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, यहाँ पे देखो, ये वाला जो केस है ना एग्जाम में बहुत आता है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रटना नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पढ़ा रही हूँ ना, इसलिए मुझे ये केस लाना पड़ा। ठीक है, देखो क्या हुआ, मेरा बात समझो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा किसी को तो मुझे बोलना, मैं रिपीट कर दूंगी। देखो, हम क्या पढ़ाए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक पढ़ाए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ये हो गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एक है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है ना, established by law, प्रोसीजर established by law में लॉ को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। लॉ में बोला गया कि अगर कोई लॉ बनता है, अगर कोई लॉ बनेगा तो वो लॉ में आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होगा, प्लस फेयर होगा, उसके बाद तुम्हारा जस्ट होगा। अभी मैं नीचे डेफिनेशन लिख, ये होगा, ये इसका मतलब ये है। और इसका मतलब क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून फॉलो हो रहा है, अगर आर्टिकल 21 का वायलेशन भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही फॉलो हुआ था, लेकिन अभी चेंज, कैसे चेंज मैं बता रही। और हम लोग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिए, तो जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो सबसे पहले तुम लोग ये केस का नाम याद करो, ये केस एग्जाम में आता है। केस का नाम क्या है, एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसको हम लोग हर जगह पढ़ते हैं, इसको हम लोग जुडिशियल पढ़ते हैं, इसको हम लोग लैंडमार्क जस्टिस में पढ़ते हैं, इसको हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। एके गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है। डेट याद करना है, एके गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे, एके गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का डेट क्या है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे तुम्हारा, कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हम लोग कहाँ से लिए थे, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि एके गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का डेट क्या है। ठीक है, अब आ जाओ, स्टोरी समझो कि आखिर ये केस बना कैसे था। एके गोपाला जो थे ना, ये एक कम्युनिस्ट लीडर थे। ठीक है ना, और ये ना तुम्हारा स्पीच दे रहे थे। ठीक है, ये स्पीच दे रहे थे। तो मेरे को बात सुनो, डिटेंशन का मतलब पता है क्या होता है, डिटेंशन का मतलब कि जब पुलिस को या गवर्नमेंट को ये लगे वो पर्सन जो है ना, हो सके उस पर्सन की स्पीच से दंगा हो जाए, राइट्स हो जाए, उसको पहले से ही बात का डर हो जाए, पर्सन की तरह ना, हो सके उस पर उस स्पीच देने से राइट्स हो जाए, दंगा हो जाए, उसको गवर्नमेंट क्या करती है, पहले ही डिटेन। तो एके गोपाला एक कम्युनिस्ट लीडर थे, और वो ना स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, उन्हें क्या किया गया, वो एक एक गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था, एक्ट का नाम था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्पीच देगा ना, उसको डिटेन कर लिया। ठीक है, एके गोपाला क्या कर रहे थे, वो कम्युनिस्ट लीडर थे, उसमें गवर्नमेंट ना कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, तो ये ना स्पीच दे रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको जेल में डाल दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि सर मेरा आर्टिकल 21 का ना वायलेशन होगा। क्यों, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, लाइफ एंड लिबर्टी बोलता है। इन्होंने बोला कि सर मेरा लिबर्टी छीना जा रहा है, बहुत सारा आर्टिकल का नाम बताया कि मेरे ये छीना जा रहा, मेरे ये वो छीना जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रुकिए हम आपका चेक करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब चेक किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, इन्होंने बोला कि मेरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रहा है ना, आर्टिकल 20 जो लिखा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रुकिए मैं आपका चेक करता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया तो बोला नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ये लॉ है। ठीक है, और इसको पार्लियामेंट ने लाया था। अब पार्लियामेंट जब अब पार्लियामेंट ने जो लॉ लाया है ना, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पर्सनल। देखो यहाँ पे आर्टिकल 21 को छीना जा रहा, आर्टिकल 21 लिबर्टी देता है ना, आर्टिकल 19 में तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है ना, ये सब फ्रीडम को दे रहा है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या करा, सारे ही राइट को, सारे ही फंडामेंटल राइट से ऊपर आ गया। क्यों, क्योंकि इसको लॉ ने बनाया है ना, ये इसको पार्लियामेंट ने बनाया, तो पार्लियामेंट जो लॉ बना रहा है वो ज्यादा ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ना, वो वैलिड है।
ठीक है ना। भले आपका राइट, आपका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, लेकिन वो उसको पार्लियामेंट ने बनाया है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। भले क्यों ना आपका ये लॉ अनफेयर है, ठीक है, अनफेयर है, ये लॉ अनरीजनेबल है, ठीक है, अनरीजनेबल है, ये इस लॉ से आपका क्या छीना जा रहा है, इस लॉ ने आपका आर्टिकल 21 छीन रहा है, इस लॉ से आपका आर्टिकल 19 छीना जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों कि ये जो पार्लियामेंट बनाई है, और ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ किसको बोलेंगे, ऐसा लॉ जो आपका आर्टिकल 21 छीन रहा है, आपका जो फुल फेयर भी नहीं है, जो रीजनेबल नहीं है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। मतलब यहाँ पे सिर्फ लॉ फॉलो होगा, प्रोसीजर बस बनाने का तरीका है ना, सिर्फ लॉ फॉलो होगा, लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में सिर्फ लॉ इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट ने बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है ना वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, और ये इस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में बोला गया है कि आर्टिकल 21 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। उसके बाद क्या हुआ कि अंडर द आर्टिकल 21 ओनली लॉ प्रॉपर्ली इनैक्ट बाय द पार्लियामेंट couldn't क्वेश्चन, बोला कि हम लोग क्वेश्चन, पार्लियामेंट ने बोला हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको पार्लियामेंट ने बनाया है, और ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, ठीक है, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है और इसको पार्लियामेंट ने बनाया है, और ये लॉ जो है ना बिल्कुल ही फेयर और जस्ट है, और एक गोपाला जो थे ना वो केस हार जाते है ना। तो आर्टिकल 21 का यहाँ पे नैरो डिफिनेशन हो गया, छोटा डिफिनेशन हो गया, देख लो आर्टिकल 21 को छोटा कर दिया है, तो यहाँ पे आर्टिकल 21 को दबा दिया गया और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को देख लियो ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दिया गया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को, और आर्टिकल 21 को नैरो कर दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कौन सा केस में आर्टिकल 21 को नैरो कर दिया, तो AK गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, ठीक है ना, और ऐसे भी एक केस याद करके रखना है, यहाँ पे आर्टिकल 21 का डिफिनेशन को नैरो कर दिया गया था। उसके बाद इंडिया में ड्यू प्रोसेस अपनाया आया, अब तो बहुत दिन हो गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, हम लोग इसको जापान से लिए थे, याद रखना, ठीक है ना। अब इंडिया में आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पैदा होता है, लेकिन ये कैसे पैदा होता है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस था, केस का नाम याद कर लो, एग्जाम में आता है, इंडिविजुअल पूछता है कि ये केस कब आया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस हुआ ना, तो इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पैदा हुआ। तो अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम लोग कहाँ से लिए, याद कर लो, यूएस से लिए, हम लोग कहाँ से ड्राइव किए हैं, यूएस से, है ना। इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट क्या बोले, देखो मेनका गांधी क्या होती है कि मेनका गांधी जब वो ना बाहर जाती है, मतलब आउट ऑफ कंट्री जाती है, आउट ऑफ कंट्री जाती है तो कितना भी तुम्हारा बाहर जाते हैं तो क्या बोला जाता है, पासपोर्ट, हाँ, उनका पासपोर्ट वगैरह छीन जा रहा, वो सुप्रीम कोर्ट पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट पे ना वो अपील, अब वो बोले कि सर ये तो मेरा आर्टिकल 21 का वायलेशन है ना, क्यों मेरा वायलेशन हो रहा कि सर मेरा तो अभी मेरा भी केस चल रहा है, मेरा तो कुछ ऐसा बना नहीं है, ठीक है, मेरे ऊपर अभी केस ऐसा कुछ बना नहीं ना, और मेरे ऊपर मेरे से ना मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, मेरा सारा चीज जब्त कर लिया गया, तो मेरा तो फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला बहुत हो गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, हम लोग लॉ को बहुत फॉलो कर लिए, अब हम लोग देखेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये देखा जाता है जो लॉ आया, मान लो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अगर अभी आता, इसमें अगर ये सुप्रीम कोर्ट रहती ना तो ये चेक करती ना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से लोगों का कहीं पर्सनल हार्म तो नहीं ना हो रहा, अगर पर्सनल हार्म हो रहा तो उसको हटा दे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब यही है, अगर कोई लॉ आया है इसमें पहले हम क्या चेक करेंगे, ये लॉ जस्ट है कि, ठीक है, ये लॉ फेयर है कि, ये लॉ रीजनेबल है कि, ठीक है, ये चेक करेंगे, फिर देखेंगे ये जो लॉ आया है ना ये आर्टिकल 21 को मनमानी तो नहीं कर रहा, ठीक है, आर्टिकल 21 को वायलेट तो नहीं कर रहा, अगर ये सब हम चेक करें ना, यानी प्रोसेस ऑफ लॉ। जब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस हुआ ना, मेनका गांधी जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपना अपील देके, तब सुप्रीम कोर्ट बोलता है ठीक है गवर्नमेंट ने जो लॉ लाया है, ठीक है, गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी का केस चल रहा है, ठीक है ना, अगर कोई
ऐसा पर्सन है जो कोई मर्डर में कोई इन्वॉल्व है ना, उसका केस चल रहा है, तुम्हारा पुलिस के पास का केस चल रहा है, उसका सारा चीज जब्त कर लिया। उन्होंने मेनका गांधी ने बोला कि अभी मेरा प्रूफ हुआ नहीं है, तो अभी मेरा ये सब छीना जा रहा वो, और पार्लियामेंट ने बोला कि ऐसा कानून हमने पास किया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने जो कानून पास किया ना उसको पहले चेक करना। कानून कब कानून कब वैलिड होगा? जब वो कानून प्रोसेस के पूरा प्रोसेस फॉलो करके बना। कानून वही सही होगा जो जस्ट हो, जो फेयर हो, जो रीजनेबल, ठीक है, जो आर्टिकल 21 को वायलेट ना कर, ठीक है ना। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में न्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया और यहाँ पे आर्टिकल 21 के डेफिनेशन को इंटरप्रेट कर दिया गया, आर्टिकल 21 का डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा केस में आर्टिकल 21 को एक्सटेंड किया गया था, डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया था, तुम्हारा मेनका गांधी वर्सेस ऑफ इंडिया 1928 केस में। फिर तुझसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कौन सा केस के थ्रू इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया, तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि जो कानून आया है वो पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो कानून किसी को हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल जो है बोल दिया था, ये जो रोड पे अगर दो लड़का लड़की चले गए तो आपने तो सिर्फ कानून लाया, अब उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चेक होगा कि आपने जो कानून लाया वो रीजनेबल है कि नहीं, वो फेयर है कि नहीं। आप बिल्कुल अनरीजनेबल कानून लाए हैं, हो सके भाई बहन भी चल सकता है ना। अब आर्टिकल 21 को छीन रहे हैं। आर्टिकल 21 क्या बोलती है? राइट टू लिबर्टी, है ना, लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बोलती है। आप अगर ये सब, आपका कानून अगर आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है या अनरीजनेबल है तो हम, तो आपका कानून हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आएगा, ठीक है ना। इंडिया में मेनका गांधी वर्सेस ऑफ इंडिया केस 1920 केस से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का आ गया, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या किया, आर्टिकल 21 को एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका डेफिनेशन क्या है देख लो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि जो लॉ बनेगी वो पूरा प्रोसीजर को फॉलो करेगी। लॉ कोई भी आएगा, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ ला रही है तो वो फेयर होना चाहिए, ठीक है, वो जस्ट होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए और नन आर्बिट्री होना चाहिए। आर्बिट्री का मतलब होता है मनमानी। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में ना पार्लियामेंट मनमानी कर रही थी, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में पार्लियामेंट मनमानी नहीं कर सकते, ये नॉन आर्बिट्री, ठीक है। और हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिए हैं? तो यूएस से लिए हैं। बताओ ये वाला दिमाग में आता कि नहीं? हम लोग क्या क्या लिए, देखो ये वाला मैं अभी उस दिन पढ़ाया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग ब्रिटेन से, एग्जाम में पूछेगा कि इंडिया कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया है? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इंडिया ने रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इंडिया में कैसा सिटीजनशिप है? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। और हम लोग अपना सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिए हैं? तो हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। एक बार लोग रिवाइज भी करेंगे। यूएस से हम लोग क्या क्या लिए हैं, मुझे बताओ, यूएस से हम लोग क्या लिए हैं? ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिए हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिए, बिल्कुल हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इधर वाला, ठीक, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिए, इतना चीज लिए। ब्रिटिश देखो सबसे बड़ा क्या हो गया, यूएस। अब यूएस के बाद हम यूके के बारे में पढ़ेंगे। यूके से हम लोग क्या क्या लिए? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं क्या बताई, मैं तुम लोग को ऐसे याद कराई थी कि यूके में पीएम है और इंडिया का पीएम का पावर सेम है। यूके का जो क्रॉन है, यूके का जो क्रॉन है और इंडिया का जो प्रेसिडेंट है पावर सेम है। तो हम लोगों का बिल्कुल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, बिल्कुल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जैसा, ठीक है ना। हम लोग रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिए? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जबकि हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिए? जुडिशियल रिव्यू यूएस से लिए। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिए हैं ये भी पढ़ाना मुझे। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिए? तो यूएस से लिए। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में कैसा सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप। हम लोग सिर्फ इंडियन का सिटीजन है और कहीं का नहीं, है ना, हम लोग इंडियन सिटीजन है और कहीं का नहीं हो सकते, है ना। तो ये हम लोग कहाँ से लिए? तो हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, डीपीएसपी हम लोग कहाँ से लिए? ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिए? तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। कहाँ से लिए? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद
हम लोग, अब मैं उस दिन फेडरलिज्म पढ़ा रही थी तो हम क्या बोले कि हम लोग का सेंटर स्ट्रांग है। जब मैं फेडरलिज्म पढ़ा रही थी तो मैं क्या बोली, सेंटर स्ट्रांग है और स्टेट जो है कमजोर है ना। स्टेट क्या है, स्टेट कमजोर है और सेंटर स्ट्रांग है ना। तो ये स्टेट को जो सेंटर करने का हम लोग कहाँ से लिया, हम लोग का जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना हम लोग बोरो की, लोग कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जो सेंटर को, ये एग्जाम में आता है कि वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूसरी पावर इन द सेंटर, मतलब हम लोग सारा जितना भी रेसिड्यूसरी पावर है ना किसको दे दिए, सेंटर को दे दिए, सेंटर को स्ट्रांग कर दिए। ये वाला कहाँ से लिए, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। डेट का 2 बार क्वेश्चन आया बोलेगा। एक जगह क्या दिया हुआ था कि वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूसरी पावर स्टेट, अब बोला इसमें से कौन सा गलत है। स्टेट को तो हम लोग दिए नहीं है, हम लोग सेंटर को दिए तो स्टेट वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। हम लोग कनाडा से क्या लिए हैं, कनाडा से हम लोग लिए सेंटर को स्ट्रांग करने का, फेडरलिज्म विद स्ट्रांग सेंटर या रेसिड्यूसरी पावर इन द सेंटर, सेंटर को पावर हम लोग दिए। ये वाला हम लोग कहाँ से लिए, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए, कॉन्करेंट लिस्ट। ये तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये अंजलि क्या नाम है, आफरीन, कि कौन चीज कहाँ से लिया गया है। तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास है 2016 का, उसमें ये दिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है ना, ऐसे करके दिया हुआ। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है तुम्हारा, हमारा कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, जो 7 शेड्यूल में लिखा गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का ये कहाँ से लिया गया है, तो वेबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी याद रखो। फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर के लिए, उस टाइम यूएसएसआर था, विच कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल। अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगी तो हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इमरजेंसी पावर टू सस्पेंशन कहाँ से लिया, अभी हम बताएं कि इमरजेंसी सस्पेंड। हाँ तुम बताइए, अंजलि बताओ और आफरीन बताओ कि हम लोग इमरजेंसी को जो सस्पेंड करते हैं, वो तुम पढ़ाए थे कि इमरजेंसी सस्पेंड का है आर्टिकल 19। तो ये कहाँ से हम लोग लिए हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से या फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से, बताओ। जर्मनी, हाँ जर्मनी से लिए हैं। कनाडा से तो हम लोग लिए सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने का, है ना, सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने का, है ना, रेसिड्यूसरी पावर देना या सेंटर को स्ट्रॉन्ग करना। कॉन्फिडेंटली तो ऑस्ट्रेलिया से बॉडीज है। तो कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जीएसटी, नेशनल काउंसिल शेड्यूल कास्ट, नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएसटी, एनसीएसटी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ऑफिस, ये सब तुम्हारा पढ़ना है, ये सब तुम्हारा सिलेबस में आप नहीं, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, एजी, है ना, और तुम्हारा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये सब तुम्हारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। आ जाओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना हमारा ज्यादा भारी नहीं, आ जाओ पढ़ते। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 324 है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर आर्टिकल एग्जाम में पूछेगा क्या है, आर्टिकल 324। अब इसके अंदर होता कौन कौन है, देख लो, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दूसरे जो होते हैं ना वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। कहने के मतलब कि एक तुम्हारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, और दो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर हो, सॉरी इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ देखो लिखा हुआ है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितना मेंबर होता है, 3, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अभी इंडिया में प्रेजेंट ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, इनका अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट जो है ना वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, प्रेसिडेंट करते हैं तो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है ना वो एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी में 3 मेंबर रहते हैं,
वही कमेटी पहले उसको देखेगी किसे अपॉइंट करना, उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करना। कमेटी के अंदर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, यूनियन मिनिस्टर होंगे जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, और लोकसभा का ऑपोजिशन लीडर होंगे। ये तीन कमेटी में ये तीन मेंबर होंगे, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा यूनियन मिनिस्टर, कोई भी एक यूनियन मिनिस्टर होंगे, और एक लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर होंगे। ये तीन मेंबर मिलकर एक कमेटी बनेगी जिसको सिलेक्शन कमेटी बोलेंगे, और यही कमेटी सेलेक्ट करेगी कौन बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, और उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगी। तो डायरेक्ट हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंटमेंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। इनका एज क्या होता है, तो 6 ईयर एज होता है, और एज 6 ईयर होगा। कितने साल तक रह सकते हो, तो 65 ईयर तक वो अपने पोस्ट पर रह सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव इन द सेम मैनर ऑन द एज द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हटाया जाता है। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो मैं वहां पढ़ा दूंगी, तो टेंशन मत, ठीक है ना। अच्छे देखो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हटने का तरीका अलग एग्जाम में आया हुआ नेट में कंफ्यूजन कर देता है, और ये तुम्हारा टीचर वाले में भी आने का चांस है। देखो क्या बोला, चीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, CEC, इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसको कैसे हटाया जाता है, इसको रिमूव करने का तरीका है सुप्रीम कोर्ट के जैसा, ठीक है। लेकिन जो दो अदर इलेक्शन कमिश्नर है ना, इसको कौन हटाता है पता है, इसको प्रेसिडेंट हटाता है। किसके रिकमेंडेशन पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब ये CEC है ना, यही प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करेंगे ना, तो प्रेसिडेंट हटाते हैं, ठीक है। ये जो दो मेंबर है ना, ये वाला जो यहाँ पे दो हम पढ़ा है ना, इसको प्रेसिडेंट हटाता है। रिकमेंडेशन कौन करेगा, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन करेगा, सर वो 2 पर्सन को हटा दीजिए, जब रिकमेंडेशन करेगा तो उसको हटा देगा, ठीक है ना। अच्छा, रिजिग्नेशन लेटर किसको दिया जाता है, प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोला कि क्या इसका एलिजिबल फॉर फर्दर, क्या ये इसका फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हट गया, तो क्या ये फिर से कोई दूसरा जॉब कर सकता है गवर्नमेंट, बिल्कुल कर सकता है, फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है। क्या क्या पावर दिया गया, देखो ये क्या करता है, ये इलेक्शन करवाता है, किसका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन करवाता है, पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाता है, और इलेक्शन को कंट्रोल करता है, डायरेक्शन करता है, और सुपरिटेंडेंट करता है। ये सब किसका काम है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। चीफ इलेक्शन कमीशन कितने मेंबर आएंगे, 3 मेंबर आएंगे, एक होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होंगे इलेक्शन कमिश्नर। बाकी सब पैसा सैलरी सब सेम मिलेगा, फर्क क्या हो गया, बस एक को तुम्हारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटाएंगे, एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जैसा हटेंगे, बाकी जो अदर है उसको प्रेसिडेंट हटाएंगे, लेकिन उसको रिकमेंडेशन कौन करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखना भूल गई, सॉरी। ये वाला आरसी में से पूछी थी उस दिन ना, तो इसलिए मैं ये वाला लेकर चलाई। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मुझे थोड़ा चार्ज लगा ले, एक मिनट मुझे थोड़ा चार्ज लगा ले, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगी, पीडीएफ बना ली हूँ जो चार्ज लगा के। तुम लोगों ना मंडे, हेलो हेलो, हाँ बोल रही हूँ ना, मंडे को टेस्ट रहेगा, जितना मैं पढ़ाई हूँ ना सारा पढ़ के आना, मैं उसको क्वेश्चन लेकर आऊँ, ठीक है। मंडे को टेस्ट रहेगा, इससे रिलेटेड ना पढ़ा हुआ सारा क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन रहेगा सारा, ठीक है। तो तुम लोग, मैं सेट का भी क्वेश्चन लेकर आऊंगी और नेट का भी लेकर आऊंगी, ठीक है, लेकर पढ़कर आना। मैं मंडे को रहेगा टेस्ट, ठीक है, आ जाओ। और ट्यूसडे से मैं स्टार्ट कर दूंगी तुम लोगों का ये DI, और आफ्टरनून क्लास कर दूंगी 4 बजे, 4:30 बजे या 4 बजे, आ जाओ। उसके बाद आइए यहाँ पे, ठीक है। इवोल्यूशन कैसे हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया कैसे, एग्जाम में आता है। 1950s में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था, 25 जनवरी 1950s में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसको स्टैब्लिश किया गया था। और टेस्ट में कोई नागा नहीं करेगा, जो बात है क्लियर। अगर कोई नागा करेगा तो उसको ये बोलना पड़ेगा कि हम नागा करना चाह रहे हैं, उसको दूसरा दिन आगे टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगी संडे का दिन, तुम लोग संडे को क्वेश्चन करूंगी,
नहीं संडे को, हाँ संडे को मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, सैटरडे को ही सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो अपना करके संडे को दिन में कर दो, ठीक है। संडे को मैं दिन में डे में करूंगी, तुम लोग मुझे मंडे को लेकर आना अपना, ठीक है टेस्ट, और पढ़ कर आना, ठीक है। तुम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। पहले ही पढ़ना, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, टेस्ट मंडे को है। हाँ आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो क्या बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब आया था, कब इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो 25 जनवरी 1950s में। इसका आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 324 इसका आर्टिकल है। अब देखो जब ये 1950s में आया था ना, तो ये सिंगल बॉडी थी, सिंगल मेंबर बॉडी थी, सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर था। कौन था, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, ठीक है ना, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता, सिर्फ ये था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। उसके बाद अक्टूबर 1989 में, है ना, इलेक्शन कमिश्नर को अमेंड किया गया और 1989 में 3 मेंबर कर दिया। देखो एक इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। 1989 में इसका बढ़ा दिया गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि कब बढ़ाया गया था, पहली बार मल्टीपल बॉडी कब किया गया था इलेक्शन कमीशन का, तो 1989 में कितना किया गया था, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद 1990s में फिर से सिंगल बॉडी कर दिया गया। ये चार्ट पूरा याद करना है, ठीक है ना। फिर से सिंगल बॉडी, जो 2 वाला है ना उसको खत्म कर दिया गया, एबलिश कर दिया। फिर 1 अक्टूबर 1993 में फिर से मल्टीपल कर दिया गया, फिर से कर दिया गया तुम्हारा एक, यहाँ पे एक होगा, जैसे यहाँ पे ये है, एक इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जो कि आज तक ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अभी जो इंडिया का मल्टीपल बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है, ये कब से चला आ रहा है, ये कब से चला आ रहा है, तो ये तुम्हारा 1993 से चला आ रहा है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 313 से 315 से लेकर आर्टिकल 320 तक का जो है आर्टिकल, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। बस ऐसे याद कर लो, ज्यादातर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। अच्छा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होंगे या जो चेयरमैन होंगे, उसका साल कितना होगा, कितने साल तक रहेंगे, सॉरी, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर है, चेयरमैन है, उनके एयर कितने तक होंगे, तो उनके एयर 6 ईयर तक होंगे, और एज कितनी होगी, तो 65 ईयर। हटाया कब जाएगा, प्रेसिडेंट हटाएगा अगर मिसबिहेव किया जाएगा। अच्छा, रिजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट, चेयरमैन इज द नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट। देख लो हम लोग हर जगह पढ़ कर आए फर्दर होगा, लेकिन इसको क्या बोल रहा कि चेयरमैन का फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता। मतलब जब वो यूपीएससी का चेयरमैन बन गया, फिर वो कोई दूसरा गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, उसको रिटायरमेंट नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जो मेंबर है ना, अदर मेंबर, वो फर्दर अपॉइंटमेंट कर सकता है। कैसे, देखो जो यूपीएससी का मेंबर होता है, उसका पोस्ट बढ़ेगा तो वो चेयरमैन तो बन सकता है ना, पोस्ट बढ़ेगा तो वो चेयरमैन बनेगा ना, तो हो रहा फर्दर अपॉइंटमेंट। तो चेयरमैन का तुम्हारा फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होगा, लेकिन मेंबर का फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है ना। ड्यूटीज क्या है, यूपीएससी इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। ये यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अंजलि नहीं है क्या क्लास में, कुछ बोल नहीं रही है, इधर आ जाओ। अब हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस है, क्वेश्चन पूछ रही तो बता नहीं रही, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल देखो, आर्टिकल 315 से आर्टिकल 320 तक का है। चेयरमैन क्या है, चेयरमैन, ओ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा इधर देखो, इसमें कौन कौन होंगे, चेयरमैन होंगे और मेंबर होंगे। कौन अपॉइंट करेगा, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करेंगे। वही एज है तुम्हारा 6, और एज यहाँ पे कितना होगा, 65, देख 62। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 65 था, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एज को क्या कर दिया गया है, 62 बोला। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एज होगा वो 62 होगा, ठीक है। अच्छा, रिमूव कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा, मिसबिहेव अगर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि द चेयरमैन एंड द मेंबर अपॉइंट बाय द गवर्नर। देख लो, अपॉइंट किया जा रहा गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। रिजिग्नेशन लेटर भी गवर्नर को देंगे, ठीक है। क्या चेयरमैन का फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है भाई, यूपीएससी का चेयरमैन बन जाए, है ना। क्या मेंबर का हो सकता है, बिल्कुल चेयरमैन बन जाए, है ना। यूपीएससी तो लास्ट रिजॉर्ट होता है ना, इसलिए। अच्छा, इसका पावर क्या है, ये स्टेट के लिए सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करता है,
फाइनेंस कमीशन आर्टिकल, ये एग्जाम में आता है आर्टिकल, देखो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 280, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है आर्टिकल 280 और इसमें 4 मेंबर आते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। एक चेयरमैन होंगे प्लस 4 मेंबर। सारा पूरे एग्जाम में लेकर आऊंगी, पढ़कर आना है। ये पॉइंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। हाँ अच्छा, क्या फर्दर हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। फंक्शन क्या है भाई, तो वही भाई हमारा नेट प्रोसीडिंग ऑफ टैक्स, जैसे इंटर स्टेट का नेट प्रोसीडिंग निकालना रहता है वो सब करना, किस स्टेट को कितना पैसा वगैरह अलोकेट करना, ये सब करना। बाकी मैं पढ़ू, ये सब छोटा छोटा भी पढ़ लो, जो मुझे लगेगा बाद में इंपोर्टेंट में फिर पढ़ाऊँ। गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी पढ़ लो अच्छे से, ये करंट टॉपिक। जीएसटी कौन सा आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 279A, इंपोर्टेंट है। देखो जो अमेंडमेंट होकर आता है उसके साथ ए या बी लगा हुआ रहेगा, तो ये अमेंडमेंट होकर आई थी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है ना, जीएसटी, ये कब आई थी, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आई थी। और ये कौन सा आर्टिकल के साथ करती है, तो आर्टिकल 279A के साथ डील करती है। और इसके अंदर क्या क्या आएंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन रहेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेंगे, रेवेन्यू और फाइनेंस रहेंगे, जो चार्ज रेवेन्यू और फाइनेंस, यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे ना, वो चार्ज संभालेंगे रेवेन्यू का और फाइनेंस का। The minister in charge of finance or taxation, any other minister nominated by state, कोई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है ना। वो उतना याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें तुमको आर्टिकल याद करना है, तुमको डेट याद करना है कि 2016 में और कौन सा अमेंडमेंट है, 101 अमेंडमेंट, ये याद करना है, ठीक है। उसके बाद और हाँ, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है ना, ये कौन सा आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 338। देखो ऐसे याद कर लेना इसको, आर्टिकल 338 को कैसे याद करेंगे, देखो पहले देखो शेड्यूल कास्ट, पहले तुम्हारा सी आई, पहले शेड्यूल कास्ट, कैसे याद करना। हमारा 3 को माइनॉरिटीज ग्रुप है, एक होता है तुम्हारा शेड्यूल कास्ट, एक होता है शेड्यूल ट्राइब और एक होता है ओबीसी, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ना, उसका आर्टिकल है 338, ठीक है। अब देखो सी पहले आया, टी बाद में आया, शेड्यूल ट्राइब, इसका आर्टिकल हो जाएगा 338A। अब ओबीसी भी क्या है, माइनॉरिटीज है, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 330, हो गया याद। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 338। अभी आगे पढ़ेंगे तो वहां आएगा नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब, इसका आर्टिकल में खाली ए लग जाएगा और ओबीसी में बी लग जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट, और इसका ट्यूनर कितना होता है, तो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। बाकी इसका काम क्या होता है, देखो टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर शेड्यूल कास्ट के साथ, अगर शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, तो ये प्रोटेक्शन है, ठीक है ना। और उनके सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, कल्चर इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देंगे कौन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। कोई पॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। अब देखो आए ना शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, याद करने का तरीका मैं कैसे बताएंगे, पहले लिखना शेड्यूल कास्ट, पहले आया सी, फिर आया शेड्यूल ट्राइब और उसके बाद आया ओबीसी, ठीक है, ओबीसी। अब आर्टिकल बैठा देना, तो 338 आर्टिकल इसका हो गया शेड्यूल का, नेशनल कमीशन फॉर कास्ट का। फिर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 308A, और यहाँ पे तुम्हारा आर्टिकल 308, ठीक है, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। अब आ जाओ, यहाँ पर भी वही एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे, 3 मेंबर होंगे, आप प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, 3 साल का टर्म, ठीक है। इनका भी काम क्या है, वही काम है, खाली यहाँ पे ये शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया को है ना, शेड्यूल ट्राइब, पहले शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो है ना, दोनों सेम थे, दोनों मिला हुआ था, लेकिन 2003 में इनको अलग कर दिया गया। मैं वो भी पढ़ाऊंगी इसका, जब मैं पढ़ाऊंगी तब, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब क्या है, शेड्यूल ट्राइब है ना, शेड्यूल ट्राइब के साथ अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है ना, तो ये आकर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है ना वो देखेंगे, और इनके सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन और कल्चर इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देंगे। कौन देगा प्रोटेक्शन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। उसके बाद आ गया ओबीसी, देखो ओबीसी का आर्टिकल क्या है,
पहले पढ़ो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, ओबीसी नहीं लगा होता, इसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी को ही बैकवर्ड क्लासेस। तो इसका जो आर्टिकल है वही आर्टिकल, 3 माइनॉरिटी ग्रुप है, याद करना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, और तीनों का आर्टिकल याद करने का तरीका भी बता, ठीक है। इसका क्या है आर्टिकल, आर्टिकल 338 बी। ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आई है, तो 2018 में आई थी, और अमेंडमेंट 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। देख लो, यहाँ पर भी एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर होंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। बात वही बोला गया है कि अगर कोई बैकवर्ड क्लास के साथ एक्सप्लॉइटेशन करता है तो वो आके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास देखेंगे और उनके जो भी सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, कल्चर इंटरेस्ट से प्रोटेक्शन देंगे। अब आ जाओ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये एग्जाम ये इंपॉर्टेंट है, आ जाओ देख लो, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसी का एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी वो अलग है, ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है, किसके साथ आर्टिकल है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये आर्टिकल 350 बी के अंदर आए, ठीक है ना। ये कब आया था, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है ना। यहाँ पर एक बॉडी, यहाँ पे बस एक ही मेंबर बॉडी होती है, क्यों, इसका नाम है कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर आएगी, और ये देखिए कि माइनॉरिटी से रिलेटेड ये क्या करेगी, देखो, इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटेड टू सेफगार्ड प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जितने भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है ना उनका लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देगी, ठीक है ना। और ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को जाके सबमिट, बस हो केवल। अब कैग पढ़ेंगे, आ जाओ, कैग का आर्टिकल एग्जाम में बहुत बार आता है, तुम्हारा वाला भी आर्टिकल, तुम्हारा एग्जाम का भी इंपॉर्टेंट है आपके। कैग में क्या पूछ सकता है कि, तो कैग का आर्टिकल 148 है, खाली इंडिविजुअल, लेकिन कहां से कहां तक पूछेगा, तो 148 से लेके 151 तक का है, लेकिन इसका खाली अगर इंडिविजुअल आर्टिकल पूछेगा तो वो हो जाएगा आर्टिकल 148, ठीक है। आर्टिकल 100 से अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। क्या कितने साल तक रह सकता है कैग अपनी पोस्ट पे, 6 ईयर से, कितना साल तक, तो 65 ईयर। अच्छे, रिजिग्नेशन किसको देगा, रिटेन में लिख के देना पड़ेगा प्रेसिडेंट। रिमूवल क्या है, जिस तरह से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाएंगे बिल्कुल वही मैनर से हम लोग कैग को भी हटाएंगे। कैग का काम क्या है, ऑडिट करना, रिसिप्ट करना, एक्सपेंडिचर करना, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना ऑडिट किया, कितना पैसा खर्च किया, स्टेट गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया, या दूसरे बॉडीज ने कितना खर्च किया, ये सब ऑडिट करती है तुम्हारा कैग। अब आ गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कल ये मैं पढ़ा चुकी थी, इसलिए मैं आज ये पढ़ाऊं। ये आया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखो, जब मैं कल तुम लोगों को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ाई थी ना, तो वो सेंट्रल के लिए था, ठीक है, और एक स्टेट में होता, हर एक स्टेट में होगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। मैं इसको क्या बोली थी, ये इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिस है ना, उसी तरह ये स्टेट का लॉ ऑफिसर होता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है ना, ये स्टेट का लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगा, आर्टिकल 165। इसी ये स्टेट का, तो इसे कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर, ठीक है, इसका कोई टर्म नहीं, कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिजिग्नेशन देना होगा तो गवर्नर को देगा, इसका रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी कौन डिसाइड करेगा, तो गवर्नर। इसका फंक्शन क्या है, एक्ट एज अ प्राइमरी लेयर, ये स्टेट का पहला वकील है, पहला लॉयर, पहला लॉ ऑफिसर, जो भी बोलना है बोल दो। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एजी जो है वो इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर है या लॉयर है, बोलते हैं ना। स्टेट में अगर तुमसे कोई पूछेगा कि स्टेट का फर्स्ट लॉयर किसको बोलते हैं, है ना, तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को। ये क्या करता है, ये एडवाइस देता है, जितना भी तुम्हारा लीगल मैटर होगा ना वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देगा। अच्छा, अगर स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जाना हो या हाई कोर्ट में जाना होगा, जैसे अभी हम लोग एक केस पढ़े थे, केशवानंद भारती केस नहीं है, बहुत सारा केस है ना, राजनारायण वर्सेस केस यूपी, हाँ, राजनारायण वर्सेस केस यूपी, यानी यहाँ पे यूपी और राजनारायण के बीच में लड़ाई हो रहा, ठीक है ना। अब स्टेट में अगर ये केस चल रहा, स्टेट में ये केस चल रहा, राजनारायण वर्सेस, यानी यूपी एक स्टेट है उसके बीच में, और तुम्हारा गोलकनाथ केस भी अच्छा हो जाए, गोलकनाथ केस पंजाब के साथ होगा ना लड़ाई, गोलकनाथ का लड़ाई किसके साथ हो रहा, पंजाब गवर्नमेंट के साथ लड़ाई हो रहा है ना, पंजाब गवर्नमेंट के साथ लड़ाई होता है जमीन को लेके, ठीक है। ये लोग जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्टेट है, पंजाब गवर्नमेंट है,
ठीक है। और यहाँ पे गोलकनाथ, तो गोलकनाथ तो केस चल जाएगी, अपना केस लेकिन क्या पंजाब गवर्नमेंट से पंजाब का चीफ मिनिस्टर उठ जाएगा केस? नहीं, पंजाब गवर्नमेंट जो स्टेट है ना, स्टेट चीफ मिनिस्टर नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बिहाफ में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जाएगा। ठीक है, उसके बिहाफ में ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जाकर सुप्रीम कोर्ट में और स्टेट कोर्ट में ये स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में ये जाता है। जैसे यहाँ पे गोलकनाथ और पंजाब भर से केस हुआ था, तो पंजाब के साथ पंजाब ने लैंड लाया था, तो गोलकनाथ जो था उसका जमीन को जब्त कर दिया। गोलकनाथ क्या करता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रही है, तो वहां पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं जाएगा, बल्कि उसके बिहाफ में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जाएगा। ये बात है। आर्टिकल क्या है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का? आर्टिकल 165। देखो, अगर तुम लोग को ऐसे नहीं याद होगा ना, तो यहाँ पे तुमको चार्ट बना हुआ, चार्ट से याद। ठीक है, चार्ट क्या है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? हमारा प्रेसिडेंट। लेकिन एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? ये हो गया सेंट्रल का, ये हो गया स्टेट का, है ना। अटॉर्नी जनरल होता है तुम्हारा सेंटर का, और एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का। जो स्टेट का होगा सुपरवाइजर अपॉइंट करेगा। ठीक है, अच्छा कब तक रह सकता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? अच्छा रिमूव कौन करेगा? एटॉर्नी को प्रेसिडेंट करेगा और एडवोकेट को गवर्नर करेगा। अच्छा क्या इसको हटाने का कोई प्रोसेस है? नहीं। क्या ये फर्दर ये इसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये दोबारा बन सकता है एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? बिल्कुल बन सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अच्छा स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है, पता है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर। क्या एज क्या है? 65। रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, वैसे तो मैं तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, देख लेना। ठीक है, तुम लोग को प्रोसेस ड्यू प्रोसेसर लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ समझ में आ गया ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कौन सा केस है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से कौन सा केस है, दोनों केस का नाम भी पूछेंगे। कल ये पढ़ा ली थी, उसके बाद देखो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं तुम लोगों को बताया थी उस दिन यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में कि यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है ना, वाइस प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद तुम्हारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, और उसके बाद तुम्हारा एजी आते हैं। तो कल एजी पढ़ा दिए थे और कल तुम्हारा लोकसभा राज्यसभा पढ़ाए थे। ठीक है, वीडियो देख लेगी आप फिर तुम। ठीक है, तो तुम्हारा अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा दूंगी तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्लीट और लेजिस्लेचर भी कंप्लीट, क्योंकि कल मैं लेजिस्लेचर भी कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है ना, कल लोकसभा राज्यसभा में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब आ जाओ, देखो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया में कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। यहाँ भी एक कॉलेज होता है, कॉलेज का नाम है इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा इलेक्शंस में जब इलेक्शन होता है तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट का, तो इसमें कौन कौन मेंबर आते हैं? देखो मैं तुम लोगों को जब प्रेसिडेंट का याद कराई थी तो मैं बहुत इजी तरीके से बोली थी कि याद करो, तुम लोग ऐसे इसको भी याद करना। देखो जैसे मैं तुम लोगों को प्रेसिडेंट का याद कराई थी तो ऐसे बनाई थी कि लोकसभा में होता है नॉमिनेटेड मेंबर, और राज्यसभा में भी होता है, हालांकि लोकसभा से हट गया लेकिन याद करने के लिए बता रहे। ठीक है, देखो पार्लियामेंट में 2 हाउस होते, कल पढ़ाए थे पार्लियामेंट के। ओहो मेरा इंटरनेट चला गया। हेलो, आवाज आ रही है तुम लोगों को? हेलो, अच्छा ठीक, मैं कल पढ़ाई थी लेकिन हाँ आवाज ब्रेक हो रही है। एक्चुअली में मेरा जो कल से डिस्टर्बेंस दे रहा, मुझे लगा मुझे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा अगर आज क्लास ऐसे होगा ना तो मैं कल पासवर्ड चेंज कर दूंगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। जब जब मेरा ऐसा होता है ना पासवर्ड चेंज करती है तो फिर ठीक हो जाती है। ये वही पासवर्ड बढ़ जाता है ना, तो इसलिए होने लगता है। ठीक है, मैं आएगा ब्रेक होगी ना तो बोलना, ठीक है ना आफरीन? किसी का भी ब्रेक होगा तो बोलना। देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, बस कम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है ना, बाकी इन लोगों को पढ़ा हुआ, तुम लोग इन लोगों का रिवीजन होगा, तुम लोग खाली पढ़ समझना। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, अच्छे इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? देखो पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, एक होता है तुम्हारा लोकसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। ये नेट का पीवाई क्वेश्चन है कि ये हमेशा पूछती है नेट में कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। अब सुनो, लोकसभा में भी 2 तरह के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। याद करने का तरीका बता रहे हैं, नॉमिनेटेड तो हट गया तो इसको हटा दो। राज्यसभा में भी तुम्हारा इलेक्टेड होता है और नॉमिनेटेड होता है, ठीक है ना।
तो ये जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड पर्सन है ना, EN इलेक्टेड और नॉमिनेटेड पर्सन, ये दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? एक तो इलेक्टेड मेंबर भी होंगे, ठीक है ना, और उनके साथ कौन होंगे? उनके साथ नॉमिनेटेड मेंबर भी, ठीक है। अब जैसे अगर एग्जाम में कोई पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक तो लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर और राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर। तो ऐसे कर सकते हैं कि दोनों हाउस के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड और बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद मेथड क्या है? एक ही मेथड हर जगह यूज होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसेबल वोट सिस्टम। सीक्रेट वैलिड यूज होता है। इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, वो क्या करता है? इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। अब देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है वोट में, कौन करता है यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखो, द मेंबर बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर जो है ना, लोकसभा और राज्यसभा के पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। लेकिन कौन नहीं करता है? कौन? हम जब लोकसभा पढ़ाए थे, जब मैं तुम लोगों को प्रेसिडेंट पढ़ाई थी, तो इसमें क्या पढ़ी थी कि लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर जो है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मेंबर हु डू नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है ना, वो जो है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया है कि नहीं? खाली लोकसभा एंड राज्यसभा का इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बस गार्ड मान लो उसका। हाँ, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ, दोनों का फर्क लिखा हुआ, ये उतना पढ़ने का जरूरत, वही बात लिखा जो उधर लिखा हुआ है ना, वही वाला यहाँ पे वही, ठीक है। इलेक्ट्रो कॉलेज ऑफ इंडिया, वही दोनों का फर्क है, तो ये मैं नहीं पढ़ा रही। आ जाओ, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इंडिया की सिटीजन होनी चाहिए, 35 ईयर एज होनी चाहिए। देखो, जब हम लोग प्रेसिडेंट का पढ़े थे, तो प्रेसिडेंट में क्या बोला गया था कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और प्रॉफिट होल्ड नहीं होनी चाहिए, है ना। नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। देखो सेम है, लेकिन क्या यहाँ पे फर्क क्या हो गया? फर्क ये हो गया कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऑथ एंड ऑफर्मेशन कौन दिलाता है इसको? प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है। ऑथ ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट को ऑथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट दिलाता है। अगर कोई नहीं है तो उनके बिहाफ में कोई भी दिला सकता है। some person appointment on behalf by him and her। अगर प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो उनके बिहाफ में कोई भी दिला सकता है। इनकी कंडीशन क्या है? कितने साल तक अपने पोस्ट पे रहेगी? 5 ईयर। क्या दोबारा हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट? बिल्कुल एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए एनी टाइम, ठीक है। हमने इस पेज में क्या पढ़ा? हिंदुस्तान का सिटीजन, 35 ईयर एज, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उनके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। और कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। टर्म्स कितने होंगे? 5 साल और एलिजिबल है तो री इलेक्शन इनका हो सकता है। रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? रेजिग्नेशन लेटर देखो यहाँ पे एक चीज है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? प्रेसिडेंट अपना वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस वर्सा है यहाँ पर, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यहाँ वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे को दे रहा, ऐसे याद रखना, ठीक है। दोनों एक दूसरे को दे रहा, हाँ वाइस वर्सा है, ठीक है। अब हटाने का तरीका देखो क्या है। इसको हटाएंगे, इसको हम लोग इम्पीचमेंट नहीं बोलेंगे, रिमूव बोलेंगे, रिमूव। A resolution for the removal of the vice president of India can by introduce only राज्य सभा। अच्छा, इसको हटाने के लिए हम कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? अगर हमको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो हम कहाँ पे हटाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे? तो राज्यसभा में, ठीक है।
Moreover, no such resolution for the removal. इनको हटाने का कोई रिजोल्यूशन वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ वाइस प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। रिजोल्यूशन क्या है इसको हटाने? द रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल शुड बी पास बाय द राज्यसभा बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। बस इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू ही इसको हटा दिया जाएगा। जबकि वाइस प्रेसिडेंट का कितना लेंदी था प्रोसेस, है ना। पहले तुम्हारा स्पीकर बोलेगा, प्रेसिडेंट में दोनों कंडीशन था, है ना। 100 राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी, लेकिन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होने के लिए 50 मेंबर और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के लिए 100 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए था, ऐसा था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा कि राज्यसभा में ही होगा, और यहाँ पे जो हटाने का जो प्रोसेस है ना वो इफेक्टिव मेजोरिटी से हटेगा। हाँ, तो यहाँ पे लोकसभा का सिंपल मेजोरिटी चाहिए, जैसे राज्यसभा ने इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करवा दिया। ठीक है, मैं एक बार तुम लोगों को मेजोरिटी भी पढ़ाऊंगी कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है, वो सब। ठीक है, पहले ये सब समझ लो, उसके बाद वो बताऊंगी। इफेक्टिव मेजोरिटी से जब राज्यसभा ने पास कर दिया प्रेसिडेंट को हटाने के लिए रेजोल्यूशन, तो अब ये लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, बस। अब बहुत ज्यादा अगर तुम लोग को याद करें तो ऐसे याद करना कि प्रेसिडेंट को हटाने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? रेजिग्नेशन लेटर जो है ना प्रेसिडेंट को देता है, और कुछ नहीं आता है। आ जाओ, वैकेंसी खाली रहेगी तो कौन आएगा? आ जाओ, वैकेंसी अगर खाली है, वैकेंसी किस किस चीज पे खाली रहेगी? इनको तो 5 ईयर का टर्म्स दिया गया है, तो वैकेंसी या इन्होंने रिजिग्नेशन दे दे, या इनको रिमूवल कर दिया जाए, या इनका डेड हो जाए, है ना। अदर केसेस सच एज व्हेन ही सी बिकम डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस व्हेन हर इलेक्शन या डिक्लेयर वॉइड। इन्होंने का इलेक्शन को डिसक्वालीफाई किया, इन्होंने गलत तरीके से वाइस प्रेसिडेंट बन गया, गलत तरीके से वाइस प्रेसिडेंट बन गए, और जब पता चला तो इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। जब ये डिसक्वालीफाई होंगे तो ये हट जाएंगे, है ना। इस तरह से इनको हटा, मतलब इनका ओहदा हटे। यहाँ पूछा जाए कि वैकेंसी किस किस बेसिस पे खाली हो सकता है। ठीक है, अगर रिजिग्नेशन देते रिमूवल हो जाए या डेड हो जाए, है ना, या फिर तुम्हारा डिसक्वालिफिकेशन हो जाए। ठीक है, अच्छा पावर एंड फंक्शन क्या है? पावर एंड फंक्शन ये क्या है आखिर? वाइस प्रेसिडेंट है क्या? वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स चेयरमैन है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा जो है ना ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन। राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स ऑफिसो चेयरमैन। अब आ जाओ, अब ये वाला नेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मुझे तुमको लोगों को अच्छा से पढ़ाना। देखो, अब मैं क्या बोली थी कि अगर प्रेसिडेंट का वैकेंसी होता है, मैं बोली थी तुम लोगों को कि अगर प्रेसिडेंट का वैकेंसी होता है तो वाइस प्रेसिडेंट आके फिल करते। अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होगी तो उसकी जगह पे कौन बैठेगा आके? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना वाइस प्रेसिडेंट वाला पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या प्रेसिडेंट, क्या वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के बिहाफ में एक्ट कर रहे हैं, तो क्या उनको राज्यसभा का जो चेयरमैन है उनको वो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा ना, और वाइस प्रेसिडेंट वाला पोस्ट छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। जितने दिन वो काम करेंगे ना उतना दिन वो छोड़ना पड़ेगा। आ जाओ बता रही, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया when a vacancy occur in the office of the president due to the resignation, impeachment, death and otherwise। अगर प्रेसिडेंट की ऑफिस इम्पीचमेंट की वजह से, डेट की वजह से या रिजिग्नेशन की वजह से वैकेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगी? एक्ट करेगी प्रेसिडेंट के जैसा। ठीक है, लेकिन वो एक्ट करेगी वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट सिर्फ 6 मंथ तक ही कर सकती है। 6 मंथ के अंदर हमको जल्दी से जल्दी न्यू प्रेसिडेंट लाना है। ठीक है, जल्द से जल्द न्यू प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ जब वो एक्ट करेगी, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, तो क्या वो डिस्चार्ज कर देगी फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? और वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट, जब वो डिस्चार्ज करेगी मतलब वो जब प्रेसिडेंट के लिए फंक्शन करेगी, ठीक ना, जब वो प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट जब वो काम करेगी तो वो क्या करेगी? वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जब वो वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का काम करेगी, जब प्रेसिडेंट की चार्ज को संभालेगी, जब प्रेसिडेंट के फंक्शन के डिस्चार्ज को संभालेगी, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? राज्यसभा का जो चेयरमैन वो बना हुआ था ना, वो ड्यूटीज उसको छोड़ना पड़ेगा, वो उनका जो ड्यूटीज है ना उसको छोड़ना पड़ेगा।
vice president does not perform the duties of the office of the chairman of the Rajya Sabha. ठीक है, मान लो कि वो प्रेसिडेंट बन रहा, प्रेसिडेंट बन के वो क्या कर रहा, एक्ट कर रहा, उसको वाइस प्रेसिडेंट का जो वो वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा का चेयरमैन था ना, वो वाला उसको पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। ये ड्यूटी अब वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसको 6 मंथ तक का प्रेसिडेंट वाला ड्यूटी करना पड़ेगा। ये नेट का क्वेश्चन। ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द प्रेसिडेंट vice president act as a president or discharge the function of the president, he is not entitled to the salary allowance payable to the chairman of the Rajya Sabha. वही वाला, ये भी नेट का क्वेश्चन है कि जब वाइस प्रेसिडेंट का एक्ट करेगा, जब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा है, उसको सैलरी कौन सी मिलेगी? ठीक है, उसको जो सैलरी मिलेगी ना, वो प्रेसिडेंट वाली सैलरी, उसको ना राज्यसभा के चेयरमैन वाली सैलरी नहीं मिलेगी, एलॉनेस सैलरी वो नहीं मिलेगी, बल्कि उसको जो सैलरी मिलेगी ना, वो प्रेसिडेंट वाली सैलरी एंड एलॉनेस मिलेगी। स्टोरी एकदम साफ है। मान लो कि कोई, देखो तुम देखी होगी कि मान लो यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है, ठीक है ना, वो 6 मंथ के लिए कहीं चले गए, उसके बिहाफ में कोई न्यू टीचर आएगा पढ़ाने के लिए, तो उसको भी सैलरी उतनी ही दिया जाएगी जैसे मान लो। तो उसी तरह अगर प्रेसिडेंट हट गया तो वाइस प्रेसिडेंट अगर उसकी जगह पे आता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वाइस, इसको भी प्रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, और ये 6 मंथ तक काम करेगा, इसको सैलरी अलाउंस बिल्कुल प्रेसिडेंट वाला मिलेगा, और इसको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। जो ये राज्यसभा का चेयरमैन था ना, इसको वो वाला पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, वो वाला ड्यूटी इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है।